हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शगुन चौधरी फ्रॉम एड्यूसिफी। आज है हमारा सैम्पल पेपर सॉल्व करने का पार्ट 3, यानी आज हम इसमें करेंगे सेक्शन सी। हमने आज तक अभी जितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं उसमें मैंने 2024 का क्या पैटर्न देखा है। जो तुम्हारा अभी पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए तो तुम्हारे एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड होगा, और जो सेक्शन सी और डी है वो होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे तुम्हें कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और मान लो इसकी केमिकल रिएक्शन लिखो या फिर ऐसा क्यों हुआ है ये लिखो, ये सब। और सेक्शन ई तो हमारा केस बेस्ड है। तो हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन सी। अनिरुद्ध took two metal oxides, aluminium oxide and magnesium oxide as shown in the pictures. पिक्चर्स देखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस दो कंपाउंड है उधर। बट ही फॉरगॉट टू लेबल देम। ओके, वेरी गुड, अनिरुद्ध लेबल करना भूल गया है। हाउ विल यू गाइड और हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड्स एंड लेबल देम? अब देखो, हमारे पास यहाँ दो ऑक्साइड्स है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड। एज यू ऑल नो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, यानी वो सिर्फ एसिड से ही रिएक्ट करेगा। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3, ये क्या होता है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, यानी ये बेस से भी रिएक्ट करेगा और एसिड से भी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को एसिड और बेस, मान लो HCl और NaOH, ये दो एसिड और बेस से हम रिएक्ट करके देख लेंगे। जो भी कंपाउंड हमारा दोनों से रिएक्ट करेगा वो होगा Al2O3, और जो एक यानी हमारे बेस से NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा वो होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट भी करते हैं। In an activity, Aishu was given two substances, copper sulfide and copper oxide, to obtain copper from these compounds. Okay, Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड और Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड, ये दो चीज़ें दी गई है आयशु को और उससे कॉपर निकालना है, और उसने कॉपर निकाल भी लिया। अब हमें वो केमिकल इक्वेशन लिखनी है कि वो कॉपर निकला कैसे। सबसे पहले देखो, कॉपर ऑक्साइड का तो हम रिडक्शन करके उससे कॉपर निकाल लेंगे, लेकिन Cu2S का क्या करें? उसका हम, ये सल्फाइड है देखो, तो सल्फाइड से हमें पहले इसे ऑक्साइड में बदलना होगा। वो कैसे करेंगे हम? विद एक्सेस O2, यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेंगे हम, कॉपर सल्फाइड के साथ उसे रिएक्ट करवाएंगे और फिर वो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर हम यहाँ रिएक्शन देखें तो देखो, कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 यानी हमारी हीट, ये रिएक्शन देखो हमारी Cu2S प्लस 3O2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इन दोनों को हीट किया तो हमारे पास क्या मिल गया? Cu2 यानी हमारा ऑक्साइड, और हमारा ये गैस SO2 गैस, सल्फर ऑक्साइड गैस। इसका कुछ काम नहीं है, ये इवेपोरेट हो जाएगी। जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है वो हम Cu2 के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास 6 Cu के एटम्स बन जाएंगे, हमारे पास कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, for visually impaired students, certain metals are used for making cooking utensils. ये क्यों होता है, इसका रीज़न देना है। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो वो नीचे आग है, आग से हीट खुद में ट्रांसफ़र करके वो खाने में ट्रांसफ़र करेंगे तो खाना गर्म हो जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन सर्टेन मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ऐसा क्यों होता है, ये देखो, क्योंकि HNO3 है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैंगनीज और मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत एकदम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके इवॉल्व करते हैं, यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है उसके साथ रिएक्ट करके वो नहीं बना पाते, वो खुद से ही गैस में हो जाते हैं। N2O, NO2 ये गैस बन जाती है, ठीक है। H2 नहीं हो पाता, H2 वो ऑक्साइड कर देता है उसको। और सर्टेन मेटल्स का तो देख लिया हमने, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट नहीं होते कितनी भी हीट हो, और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, उसका हमें करना है अटेम्प्ट इधर A और B, हम दोनों भी करके देख लेंगे, एग्ज़ाम में तुम्हें जो आए वो कर लेना। अभी NaCl सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये अगर रिएक्शन तुम्हें याद आ रही हो तो ये NCERT में बेकिंग सोडा को बनाने की रिएक्शन है। और बच्चों ऐसी रिएक्शन ना याद कर लो, बेकिंग सोडा बनाने की, वॉशिंग सोडा बनाने की, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब बनाने की रिएक्शंस ना याद कर लो, ये एग्ज़ाम में आ जाती है। अभी देखो, जब हम ये रिएक्ट करते हैं NaCl को पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 से, तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। एक तो बेकिंग सोडा यानी हमारा
बेकिंग सोडा यानी हमारा NaHCO3 और हमारा जो Y बनता है Y होगा हमारा बाय प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। अगर हम अभी ये जो हमारा NaHCO3 है यानी हमारा बेकिंग सोडा, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा जो होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। और अब हमारा बन जाएगा Na2CO3 जो कि होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट में 10 H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेकिंग सोडा बनाने की, वॉशिंग सोडा बनाने की, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या बताना था हमें, X और Z। X तो हमारा हो गया NaHCO3 और जो हमारा Z होगा वो होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। अभी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X टू Z। X से जब हम Z में जाते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। X से जब हम Z में जाते हैं तो यहाँ हीट हो रही है, एक कंपाउंड है हमारे पास NaHCO3, इससे हमारे 3 एक्स्ट्रा कंपाउंड बनते हैं Na2CO3 H2O और CO2, यानी एक कंपाउंड से जब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं टूट के तो वो होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों चेक कर लेते हैं हम, NaHCO3 Na2CO3 और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। करेक्ट। अभी पार्ट 2 देखते हैं हम इसका। यू आर गिवन 3 अननोन सोल्यूशंस A, B, C with pH values of 6, 8 and 9.5। A का 6 है, B का 8 है, C का 9.5 है। तो 7 से कम रहता है pH तो क्या होता है बच्चों, वो हमारा एसिड हो जाता है। तो इसमें A हमारा एसिड है और B और C हमारे बेस है। इन विच सोल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स बी प्रेजेंट। अब हाइड्रोनियम आयन्स कैसे बनते हैं, जब H प्लस आयन टूटता है ना तो वो जल्दी से जब वाटर से रिएक्ट कर लेता है वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन्स। तो हमारा H प्लस कब निकलता है पानी में, जब हमारा सोल्यूशन एसिड हो, तभी हमें H प्लस आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन पता चलेंगे। तो हमारा कौन सा सोल्यूशन मैक्सिमम नंबर बनाएगा, यानी हमारा एसिडिक सोल्यूशन यानी सोल्यूशन नंबर A। और अरेंज द सैम्पल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा तो A बनाएगा, फिर हमारा क्या बनाएगा B क्योंकि उसका 8 है, और फिर हमारा बनाएगा C क्योंकि उसका 9.5 है। यानी जितना ज़्यादा pH उतना कम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारा एसिड में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब इसका हम B वाला देख लेते हैं, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लग रहा है। B sting is treated with baking soda paste whereas wasp sting is treated with dilute vinegar। ऐसा क्यों करते हैं, इसका हमें रीज़न बताना है। बेकिंग सोडा क्या होता है, हमारा बेस, और डाइल्यूट विनेगर एसिड। अगर हमें किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना है और उस पर हम बेस लगा रहे हैं तो मतलब हमारी वो चीज़ एक्चुअली में एसिड होगी। तो यानी बी स्टिंग होगा हमारा एसिड और वास्प स्टिंग होगा हमारा बेस। चेक कर लेते हैं एक बार, बी स्टिंग इज एसिडिक एंड वास्प स्टिंग इज बेसिक। करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं फार्मर ट्रीट विद सॉइल विद क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन टिलिंग। जब अभी हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें क्विकलाइम यानी CaO मिलाते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रल या बेसिक हो जाती है, यानी उसका pH कम हो जाता है, जिससे हमारी सॉइल में एक्चुअली जो प्लांट्स है वो उग सके, वो उगने लायक उपजाऊ बन जाए वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ancient sculpture and marble structures are conserved by treating them with certain chemicals।
मतलब हम किसी चीज़ को बचाने के लिए केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। ये तो तुमने पहली बार ही सुना होगा। केमिकल्स तो करोड़ करते हैं मोस्टली, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, जो करोड़ करने वाले केमिकल्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हम दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं। और वो करोड़ करने वाले केमिकल्स क्या क्या है? एक तो हमारी एसिड रेन और दूसरा एसिडिक गैसेस। ये हम चेक कर लेते हैं, एसिडिक रेन और एसिडिक गैसेस। टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर फ्रॉम सर्टेन इफेक्ट ऑफ गैसेज, यानी हमारी एसिडिक गैस और एसिड रेन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is used by the leaves of plants for photosynthesis, but rather than watering the leaves, we water the plant through soil. How does this water reach the leaves of plant? अब इसका तुम लॉजिक कैसे समझ सकते हो कि पानी तो पत्तों को चाहिए, तो हम मिट्टी को क्यों पानी दे रहे? ये तुम समझ सकते हो जैसे हमारे बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट को पानी चाहिए होता है, लेकिन हम पानी पीते तो मुंह से ही है ना, नाक से तो कोई पानी नहीं पीता। या फिर जिस बॉडी पार्ट को पानी चाहिए उसके ऊपर पानी डाल दो, ऐसे तो नहीं चलता ना। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं वो स्टमक में जाके बाकी ब्लड में मिक्स होके बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसमें जाता है। वैसे ही हमारे प्लांट में भी होता है, वो पहले सॉइल में जाता है, सॉइल से वो रूट्स, यानी हमारा रूट कह सकते हैं हम, उसका माउथ हो गया, रूट्स अब्जॉर्ब करता है। फिर एक टिश्यू होता है जाइलम टिश्यू, वो क्या करता है, जब लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, जो उनके अंदर का पानी है उन्हें इवेपोरेट करते हैं और वो एक सक्शन बना लेता है जिससे पानी ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है जाइलम में। और ऐसे पानी सॉइल से फिर रूट्स तक जाता है, फिर रूट से जाइलम टिश्यू और जाइलम टिश्यू से वो लीव्स में जाता है। ठीक है। अभी जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। इन अ फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल्स, द फादर possessed long ears and mother possessed short ears. If the parents had pure dominant and recessive traits respectively, यानी पापा के पास डोमिनेंट ट्रेट्स है और मम्मी के पास रेसेसिव ट्रेट है, एंड F1 इंडिविजुअल इज मैरिड टू एन अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप, यानी जो जीन्स F1 के होंगे वही जीन्स उसके जो अनदर हाफ है उसके भी वही जीन्स होंगे। तो जो हमारा F2 जनरेशन होगा उसके जीन्स क्या होंगे? ये क्रॉस का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे पेरेंटल प्लांट्स है। अभी देखो हमारे पास ये जो प्लांट्स का एग्जांपल है, इसकी जगह हम फादर और मदर भी ले सकते हैं। ये टॉल यानी लॉन्ग ईयर्स फादर, और ड्वार्फ मतलब शॉर्ट ईयर्स यानी मम्मी। यहाँ पे तुम बड़े एल लिख सकते हो क्योंकि पापा के पास डोमिनेंट ट्रेट्स है और मम्मी के पास है रेसेसिव ट्रेट्स, तो तुम इसके पास छोटे एल लिख सकते हो। जब इनके गैमेट्स मिलेंगे, यानी देखो जब भी गैमेट्स मिलते हैं, जब भी इनके गैमेट्स मिलेंगे तो गैमेट्स क्या मिल करते, हाफ हाफ होते। तो बड़े टी का हाफ, बड़े 2 टी का हाफ 1 टी, और छोटे 2 टी का हाफ स्मॉल टी, और ये जब मिल जाते तो बड़ा टी और छोटा टी, यानी हमारे केस में बड़ा एल और छोटा एल। ये हो गया हमारा क्या, F1 जनरेशन। अब हमारी जो F1 जनरेशन की शादी हुई है वो हुई है सेम जीनोटाइप से, यानी हमारा जो सेकेंड आंसर होगा वो भी होगा हमारा छोटा एल और बड़ा एल। तो जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे हम इसे मिक्स करके बनाएंगे। तो जैसे तुम यहाँ इसमें देख सकते हो एग्जाम्पल में, एक तो होगा हमारा बड़ा टी टी यानी बड़ा एल एल, ये होगा हमारा 1:, हमारे जो बड़ा टी और स्मॉल टी वो है हमारे पास 2, तो यानी बड़ा एल और स्मॉल एल है हमारे पास 2, और जो हमारे पास स्मॉल है एकदम, दोनों भी स्मॉल है, वो है 1 सिर्फ, छोटा एल। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। ओके, ये तो सही है। जाइलम इन प्लांट्स वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, जाइलम टिश्यूज ले लेता है वो। ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा ओपन होते तो ट्रांसपिरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है तो सक्शन क्रिएट होता है, और फिर उससे जाइलम सेल्स सक्शन से ऊपर खींच के पानी ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा था बड़ा एल छोटा एल F1 जनरेशन, और जब इन दोनों का मिक्स होगा तो ये रेशियो आएगा 1:2:1। तो ये तो हमारा सही है। अब इसमें क्या बोला नेक्स्ट में,
अगर पापा के पास छोटे कान होते और मम्मी के पास बड़े कान होते और सिचुएशन सेम होती, तो क्या कुछ चेंज आता? तो नहीं आता। देखो इसमें क्या हो जाता हमारा, ये यहाँ फादर की जगह मदर आ जाता और मदर की जगह फादर आ जाता। हमारे जीनोटाइप्स और गैमेट्स तो सेम ही रहेंगे, तो हमारा आंसर सेम ही होगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, बहुत ही तो ओके। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन? अभी ये क्या पूछ रहे हैं, जो दोनों कंडीशंस है हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, इसमें मतलब ये अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊँ तो किसी के पास अगर चश्मा होगा तो जिसे प्लस नंबर का चश्मा है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया, और जिसे माइनस नंबर का चश्मा है वो होता है मायोपिया। यानी प्लस नंबर का चश्मा मतलब जिसकी पास की नज़र कमज़ोर है, उसे दूर का तो सब सही दिखाई देता है, लेकिन जो रीडिंग डिस्टेंस है उस पर अगर हम कुछ पढ़ते तो वो नहीं दिखाई देता। और मायोपिया एकदम उल्टा, जिसे पास का तो अच्छे से दिखाई देता है लेकिन दूर का बहुत दिक्कत होती है देखने में। तो ये तो होगा हमारा ऑप्टिकल एक्सपीरियंस से क्या मतलब, पास का और दूर का डिस्टेंस का देखना कि कौन सा दूर का दिक्कत है कौन से में पास का दिक्कत है, वो तो हमने देख लिया। हम एक बार मार्कशीट में भी चेक कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, focusing on near objects with clear vision, okay, difficulty in focus on near objects and clear vision for distance, और myopia इसका उल्टा, distance object blurry और near objects clear। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, the diagram below shows a special case of an eye defect, okay, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें कुछ तो भी आई डिफेक्ट है, हमें अब वो बताना है वो हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है। व्हाट इज़ द डिफेक्ट? तो देखो इसमें क्या है, जो हमारी इमेज बननी चाहिए वो बननी चाहिए थी यहाँ रेटिना के जस्ट इधर, लेकिन वो कहाँ बनी है, रेटिना के पीछे। यानी ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया का केस है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो हमारा रेटिना है वो स्मॉल हो जाता है। मान लो रेटिना का ये इतना था एरिया, ऐसे कुछ तो भी सर्कल नहीं बन रहा मुझसे, वो छोटा हो गया है, तो यानी जो हमारी इमेज है वो हमारी पीछे चली गई है। तो ये किसका केस है, हाइपरमेट्रोपिया का। स्टेट वन कॉज फॉर सच डिफेक्ट, आई बॉल का छोटा हो जाना या फिर फोकल लेंथ का बहुत बड़ा हो जाना। फोकल लेंथ कब बड़ी होती है, जब पावर कम होता है, और पावर कम हम इधर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी इमेज है ये यहाँ बनने के बजाय यहाँ बन रही है, तो यानी पावर कम हो गया हमारे लेंस का, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारे रीजंस हो सकते हैं। एंड एक्सप्लेन विद रीजन इफ अ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो कॉनकेव तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर कॉनकेव लगा दिया, कॉनकेव कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग, वो ऐसे जाने के बजाय वो लाइंस को ऐसे भेज देगा और बाहर, तो हमारी इमेज बनेगी ही नहीं। तो हमें कॉनकेव लेंस तो यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, हमें करना है एक और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे हम यहाँ, और जिससे कन्वर्ज और हो जाएगी लाइंस, और वो और कन्वर्ज लाइन से हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी इधर जहाँ हमें चाहिए, रेटिना के पास। अब आंसर देख लेते हैं हम। इमेज हाइपरमेट्रोपिया का है, करेक्ट। शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल और लेंथनिंग ऑफ फोकल लेंथ, करेक्ट। कॉन्केव लेंस वुड डाइवर्ज, करेक्ट, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस यूज होना चाहिए क्योंकि वो और कन्वर्ज कर देगा और इमेज को एग्जैक्ट प्लेस ऑन द रेटिना पे बनाएगा, करेक्ट, हमारा सब सही है। अभी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस। वही पास का नंबर, दूर का नंबर, किसी का प्लस है किसी का माइनस है, किसी को दूर का देखने में दिक्कत आ रही है, किसी को पास का। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया इन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में मायोपिया का क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मायोपिया में क्या होता है, हमारी दूर की नज़र जो है वो वीक हो जाती है, तो यानी जो आई बॉल मान लो इतना है हमारा, आई बॉल का लेंथ बड़ा हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारा केस है मायोपिया का। अभी क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ L and cross sectional area A. Use mathematical symbols to arrive at final formula. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरे पेपर में शायद सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और हमारे यहाँ पे प्रपोर्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते, तो वो कांस्टेंट होगा हमारा रो यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रो L बाई A। ये हो गया हमारा आंसर इसका। बी, यूजिंग द फॉर्मूला डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल। मटीरियल की रेजिस्टिविटी यानी आर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है जब हमारा रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाता है रो के। और वो कब होगा, आर इक्वल्स टू रो, जब हमारा एल भी 1 होगा, मान लो ये एल है और ए भी 1 होगा, यानी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तब हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी होगी, और वो होगी हमारी मटेरियल की रेजिस्टिविटी। ये देखो करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 33 हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। इसके बाद वीडियो ख़त्म, तुम जा सकते हो फिर इसके बाद यहाँ से, खेलो कूदो जो करना करो। Mona was doing an experiment with magnetic compass and a straight current carrying wire. She observed that as she moved the compass away from the current carrying wire, the deflection of compass needle reduced. Okay, उसने जैसे ही कंपस को पीछे किया तो डिफ्लेक्शन कम हो गया। एक्सप्लेन वाई द कंपस का डिफ्लेक्शन रिड्यूस जब मोना ने उसे पीछे किया। ओके, करंट हमारा देखो ये छोटा टर्मिनल है बड़ा, तो करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अभी हम राइट हैंड थंब रूल अगर यूज़ करें तो हमारा करंट नीचे, तो थंब हमारा नीचे की साइड होगा, और अगर थंब हमारा नीचे की साइड है तो फिंगर्स कर्ल होंगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हमारा करंट ऐसे जाएगा, ऐसे। ओके, और जब भी मान लो हम किसी कंपस को दूर लेकर जा रहे हैं, तो अगर करंट से दूर लेकर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन तो कम होगा ही ना। इसका एग्जांपल मतलब हम मैग्नेट से समझ सकते हैं। मैग्नेट की पावर ज़्यादा कब रहती है, जब वो एक्चुअली मेटल के ज़्यादा पास रहती है। तो उसमें भी वही केस है, अगर तुम कंपास को दूर लेकर जाओगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। अच्छा, मान लो हमने नीडल को तो दूर भी ले जा रहे हैं, लेकिन हमें जो डिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि करंट बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी, तो फिर डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। और एक्सप्लेन विद द रीज़न व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद वायर फॉर द केस। ओके, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली, राइट हैंड थंब रूल से। अब आंसर्स चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसा हमने मैग्नेट का एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और करंट के डायरेक्टली, यानी डिस्टेंस बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड कम और करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट को जस्टिफाई करता है, और ये यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड अवे। अच्छा, ये तो सेम ही है, मेंशन वन थिंग। ओके, ये सेम है, बस इसमें डायग्राम नहीं है। Explain the reason of how the direction of magnetic field associated with the wire changes if the polarity of battery is reversed। देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। अगर बैटरी की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, यानी जो प्लस माइनस टर्मिनल है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, वो अगर हमने चेंज कर दिया, ये हमारा छोटा टर्मिनल है और ये हमारा बड़ा टर्मिनल है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट उल्टा फ्लो होगा। तो ये सब हम इरेज कर देते हैं। अब देखो, करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे और ऐसे। तो अब हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, यानी हमारा थंब क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्ट करेगा। और अगर थंब अपवर्ड है तो हमारी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज कर लूँगी, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। थंब डाउन है तो क्लॉकवाइज, थंब अप है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सेक्शन सी हमारा यहाँ पे होता है ख़त्म और हमारी क्लास ख़त्म होती है। बाय बाय स्टूडेंट्स।